बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी। ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर होते हैं। इस प्रोग्राम को करने का मकसद आप लोगों तक सेहत के हवाले से शऊर को फराहम करना है, ताकि आप हमारे माहिरीन की राय पे अमल करके सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। ख़वातीनो हज़रात, आज का जो हमारा मौजू है वो किसी बीमारी के हवाले से नहीं, बल्कि एक तरीका इलाज है जिसे हम आक्यूपंक्चर कहते हैं। ये चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन के हवाले से एक ट्रीटमेंट होता है और बहुत ही अच्छा इलाज है और बहुत सारे लोग इससे मुस्तफीद हुए हैं। तो इसके हवाले से आज हम अपने माहिरीन से बात करेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले जो हमारे पास यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं, पहले मैं उनका आपसे तारुफ कराता चलूं। हमारे साथ बैठी हैं जी डॉक्टर यास्मीन कौसर साहिबा, और ये जी अपना होम्योपैथी की डॉक्टर भी हैं, तबीबा भी हैं और आक्यूपंक्चरिस्ट भी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, हम आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताएं कि ये आक्यूपंक्चर जो ये है क्या? इसके ऊपर थोड़ा सा जरा एक नाजरीन को ये रोशनी डालें थोड़ी सी। जी सर, पहले तो मैं इस बात पे शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने इस मौसम में बात करने के लिए मुझे आज इनवाइट किया है। आक्यूपंक्चर के बारे में हमारे यहाँ पर लोगों को इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, हालांकि लेट 70s से पाकिस्तान में इस चीज की प्रैक्टिस हो रही है। अच्छा। और बहुत से ऐसे नॉलेज हैं जिन्होंने इस तरीका इलाज को सीखा और यहाँ पर लोगों को इससे मुस्तफीद किया। ठीक है। पिछले कुछ अरसे से इसके बारे में ज्यादा बात होना शुरू हुई है और आक्यूपंक्चर को लोग समझते हैं कि शायद इसमें कोई मेडिसिन इस्तेमाल होती है और फिर ही कोई बॉडी को उससे फायदा होता है। बिल्कुल सही। जबकि आक्यूपंक्चर में आक्यू का मतलब है किसी चीज को किसी जगह पे एक्यूरेट जगह पे पहुंचाना। अच्छा। और पंक्चर का मतलब है पंक्चर करना। ठीक है। तो नीडल्स होती हैं जिनसे मखसूस पॉइंट्स पर पंक्चर किया जाता है। अच्छा। यानी नीडल्स इंसर्ट की जाती हैं जिस्म के अंदर तशखीस के बाद और उससे फायदा लिया जाता है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये नीडल से कैसे ट्रीटमेंट होता है ये तो खैर मैं आपसे बाद में इससे पूछता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि इसका फलसफा है या इसकी जो थ्योरी है थोड़ी सी, इसको काइंडली थोड़ा सा जरा गाइड कर दें। जी, आक्यूपंक्चर जिस तरह आपने अभी बयान किया है कि चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है उसका एक हिस्सा है, उसमें बहुत सी चीजें और भी हैं जिसमें से एक आक्यूपंक्चर है और इसकी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री मिलती है लगभग 5000 साल की। अच्छा। अगर चाइनीज ट्रेडिशन में हम जाके देखते हैं तो उनकी ओल्ड डायनेस्टीज में इसके बारे में पूरी एक थ्योरी और उसके सारे की सारी फिलॉसफी को बयान किया गया है। ठीक है, ठीक है। जो रवायती चाइनीज मेडिकेशन है इसमें आक्यूपंक्चर इसलिए किया जाता है कि हमारे जिस्म में मौजूद एक एनर्जी जिसे ची कहा जाता है। अच्छा। उसको फ्री फ्लो को जो है वो मेंटेन किया जा सके। इसलिए कि चाइनीज का ये कहना है कि बीमारी तभी आती है जब जिस्म का तवाज़ुन बिगड़ता है। बिल्कुल सही। चाहे वो जिस्मानी एतबार से हो, चाहे वो ज़हनी एतबार से हो, चाहे वो हमारे जज्बाती एतबार से हो, या फिर हमारी रूहानी एतबार से। बिल्कुल सही। तो जहां पर भी डिसबैलेंस आता है वहां पर बीमारी आती है। बिल्कुल सही। और आक्यूपंक्चर का मकसद उसी ही बीमारी को ठीक करने के लिए वो जो एक ब्लॉकेज आई है या कमी वाक़या हुई है या किसी चीज की ज्यादती हो गई है उसको ठीक करने के लिए आप आक्यूपंक्चर करते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये आपने जैसे बताया कि ये 5000 साल पुराना एक तरीका इलाज है और उसको चाइनीज तब से लेकर चले आ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो है ये अब किस हद तक अपना इस टाइम फेम है इसका? इस वक्त तो माशाल्लाह से बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में बात भी करने लग गए हैं और इसको बाकायदा प्रैक्टिस भी किया जाता है। ठीक है। और इसके मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं जिनको देखा जाता है। पहले ये था कि चाइनीज जुबान पर लोगों को कोई अबूर नहीं था, तो ये खजाना था जो छुपा हुआ था। अच्छा। और जैसे जैसे लोगों ने चाइनीज जुबान को सीखा और इसको रिवील करने की कोशिश की तो वो फिर नॉलेज उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया। जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चला तो उसी तरह से उन्होंने इस चीज को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। पहले ये किया जाता था, जैसे हम लोग आम फहम भी देखते हैं कि जी बच्चे का गला खराब है तो माँ इन पॉइंट्स को जरा मसाज कर दे तो गले को अफाका होगा। अगर बुखार है तो आप बाजुओं पे पॉइंट्स को मसाज करें ऑयल लगा के तो उससे अफाका होगा। तो ऑक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिस्म के ऊपर जो रिलीफ देने में मददगार होते हैं। तो जो बाकायदा मुस्तनद नॉलेज हैं जो आक्यूपंक्चर को सीखते हैं और करते हैं वो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर नीडल्स लगाते हैं और उससे पेशेंट को अफाका होता है। बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब ये अपना जो आक्यूपंक्चर है ये बाकायदा किसी काउंसिल से रेगुलेट है?
पाकिस्तान में इस वक्त इसके ऊपर जितनी लेजिस्लेटिव बात हो रही है उसमें जो तिब्बी काउंसिल है वो लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि पहले भी बहुत से लोगों ने इसके ऊपर मुख्तलिफ एसोसिएशंस ने मिलकर इसके बारे में बात की और इसको रेगुलेट करने की कोशिश की, लेकिन अब जो है वो तिब्बी काउंसिल जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और इस चीज में मैं आपके थोड़ा सा इजाफा करता चलूं कि ख़वातीनो हज़रात, जैसे आप जानते हैं कि नेशनल काउंसिल फॉर तिब एक इदारा है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से रिकग्नाइज्ड है और ये तिब्बी खिदमात सर अंजाम देता है। और जितने हुक्मा हजरात अपना तिबिया कॉलेज से यूनिवर्सिटी से पढ़ के फारिग तहसील होते हैं वो इन्हीं के ज़ेर एहतमाम होते हैं। और हिजामा भी एक तरीका इलाज है जो नेशनल काउंसिल फॉर तिब से रजिस्टर्ड मुआलिज ही कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसी तरह से ये मैं आपको बताता चलूं कि हमारे जो एनसीडी के प्रेसिडेंट है हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब और जो हमारे जो चेयरमैन निसाब कमेटी हकीम हाफिज फरीद यूनुस साहब, तो उन्होंने बाकायदा इसकी मंजूरी करवा ली है और अब आको पंचर भी नेशनल काउंसिल फॉर तिब से रजिस्टर्ड तबीब ही कर सकेगा और इसको बाकायदा निसाब में पढ़ाया जाएगा। तो डॉक्टर साहब ये बहुत बड़ी एक नेशनल काउंसिल फॉर तिब की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये मैंने कहा चले थोड़ा सा सरप्राइज रखते हैं प्रोग्राम के बीच में मैं आपसे इसमें शेयर करूंगा। तो अच्छा, अब हम मौजू के पर वापस आते हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो आपने बताया कि नीडल्स के जरिए इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो ये कोई स्पेसिफिक किस्म की नीडल्स होती हैं जो अप्लाई की जाती हैं? जी, इसके लिए बहुत मखसूस और बहुत फाइन नीडल्स होती हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। अब लोग परेशान होंगे जी 5000 साल से तो ये इलाज है, तो ये तब से सुइयों से किया जाता था। ऐसा नहीं है। पहले नुकीले पत्थर, इंपॉर्टेंट सवाल है कि पहले नुकीले पत्थर भी इसके लिए इस्तेमाल किए जाते थे। सख्त जो हड्डियां हैं उनकी नुकीली हड्डियां जो हैं उनको भी वो प्रोसेस करके वो भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते मेटल की नीडल्स बननी शुरू हुई और इस वक्त स्टेनलेस स्टील की डिस्पोजेबल नीडल्स जो हैं वो इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और उनके मुख्तलिफ साइजेस होते हैं, जहां पर जिस्म के जिस हिस्से में जितनी डेप्थ की जरूरत होती है वहां पर उसी साइज की नीडल लगाई जाती है, जो 1/2 इंच से लेके 4 इंच तक जो है वो उनकी डेप्थ की जो है वो नीडल्स है, इनकी लेंथ इतनी ज्यादा होती है। बिल्कुल सही है। तो इसको अप्लाई करने के लिए जो हम इसको अप्लाई आप लोग करते हैं जी, तो इसमें क्या इसकी प्रिकॉशंस क्या होती हैं? इसमें मसलन देखें ना, जैसे मैं तो इलाज में हिजामा चूंकि करता हूँ, मैं तो उसका एक उसमें अल्लाह ताला ने महारत दी हुई। तो इसके अंदर जो है अपना हम कहते हैं कि जब इलाज में हिजामा करना है ना तो आप जो है ना वो फास्टिंग में हो, खाया भी या कुछ ना हो, तो इसके अंदर भी सेम ऐसे ही होता है? नहीं, इसमें बिल्कुल फास्टिंग पे तो पेशेंट्स को नहीं बुलाया जाता। अच्छा। पेशेंट को कहा जाता है कि आप कम से कम सेशन से 1 घंटा पहले कुछ ना कुछ जरूर लें। ठीक है। इसलिए कि जैसे ही हम लोग नीडल्स लगाते हैं, बॉडी में पेनिट्रेट करती हैं नीडल्स, तो हमारा ग्लूकोज लेवल थोड़ा नीचे जाता है। अच्छा। अगर पेशेंट इस चीज ओवर ईटिंग की हुई है और अभी खाना खा के अभी सेशन लेना चाहे तो वो वॉमिट भी कर सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अगर वो बिल्कुल एम्प्टी स्टमक है तो वो बेहोश भी हो सकता है। अच्छा, उसका शुगर लेवल नीचे जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि आप देखें ना सम टाइम इलाज में हिजामा जब हम करते हैं ना उसके अंदर भी इसी तरह से ही होता है। देखिए, पेशेंट की पहले बाकायदा पूरी कंसल्टेशन होती है, उससे पहले उसके मर्ज के बारे में और उसकी तशखीस की जाती है, सारी चीज ली जाती है। जी बिल्कुल सही। और पेशेंट की उस वाइटल फोर्स की एनर्जी पूरा देखा जाता है कि इस वक्त बॉडी में कितनी है और किस तरह से है, और इस वक्त हम लोगों को किस तरह से सिलेक्ट करना है पॉइंट्स। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें जैसे होता है कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी आते हैं, लो ब्लड प्रेशर के भी आते हैं जी। तो हाई जो ब्लड प्रेशर वाला होता है तो वो चले उसमें तो बंदा कह ले, तो लो वाले इसमें बेहोश भी हो जाते हैं। देखें, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ब्लड प्रेशर को रेज करने के लिए भी हेल्प करते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लड प्रेशर लो ही होता है इससे। ठीक है। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो है तो उसको वापस उसके कॉन्शियस लेवल को, या उसको अगर डिजी हो रहा है, उसका ब्लड प्रेशर लो है, तो उसको इंप्रूव करने के लिए भी ऑक्यूप्रेशर काम पॉइंट करते हैं और पॉइंट्स भी काम करते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसमें अगर खुदा न खास्ता अगर पेशेंट हो जाए, बेहोश हो जाए, इंसान है, कुछ पता तो नहीं लगता जी, तो उसमें आप जो है वो क्या इसमें आप उसको उसका मुतबादिल क्या इस्तेमाल करवाते हैं? देखें, जहां तक बात है कि पेशेंट का बेहोश हो जाना, पहले तो ये कि पेशेंट की पूरी जब कंसल्टेंसी होती है तो उन चीजों को मद्देनजर रखा जाता है कि पेशेंट की इस वक्त की सेहत की हालत क्या है। दूसरा, ये बहुत रेयर है कि कोई पेशेंट बेहोश हो। ठीक है। बाजू का कोई
नीडल भी ऐसा कर सकती है। एक बाज़-औक़ात पेशेंट का वो जो एक डर होता है नीडल से, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो पेशेंट के कॉन्शियसनेस को वापस लाने के लिए भी बॉडी के ऊपर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे उसी वक्त हम लोग जो है वो पेशेंट को दोबारा से कॉन्शियसनेस की तरफ ला सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसमें जैसे हम लोग तो जब करते हैं अपना ट्रीटमेंट इलाज बिल-ए-जामा का, पेशेंट अक्सर बेहोश होने वाला हो या उसकी ऐसी कैफियत हो जाए या बेहोश हो जाए, तो हम तो अमूमन जो होते हैं ना कि उसको खमीरा रेशम, क्योंकि ज़ाहिर है तिब का जो हिस्सा है, जी जी, तो हम तो तबीब है, हमने तो अपने जो है ना हथियार इस्तेमाल करने हैं ना। सही। तो उसमें अब चूंकि ये भी अब तिब के अंदर आ जाएगी, बल्कि बस वो आने वाली है, समझे निसाब के अंदर अब ये आएगी। तो इसमें जो मरीज होगा तो ऐसी कंडीशन में जो हो जाए तो उसको खमीरा अप्लाई कराया जा सकता है? नहीं, उसके रिवर्सल के लिए मैंने कहा ना कि एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं ऐसे बॉडी पे। अच्छा, पॉइंट्स ऐसे उन्हीं पॉइंट्स को जो है वो उस वक्त सिलेक्ट करके तो उन पॉइंट्स को प्रेस किया जाएगा या नीडल किया जाएगा, तो उससे पेशेंट वापस कॉन्शियसनेस अपनी गेन कर लेता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब इसके टोटल कितने पॉइंट्स होते हैं? इसके 350 से प्लस पॉइंट्स हैं। अच्छा। और बॉडी पर मुख्तलिफ, अब जिस तरह आपने बात की कि एक्यूपंक्चर के बारे में अब बात ज्यादा होने लगी है या कम, अब बहुत ज्यादा बात होने लगी है और डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो इसमें मुख्तलिफ तरह से अप्रोच करते हैं। अच्छा। कुछ लोग हैं जैसे मुख्तलिफ बीमारियों के लिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को ही सिलेक्ट करते हैं, और कहा जाता है कि बॉडी की कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो कहीं पे भी देखी जा सकती है। बिल्कुल सही है। जैसे पूरे कान पे दौरान हमल बच्चा जिस पोजीशन में माँ के रहम में होता है, उसी पोजीशन में जो है अगर कान को देखें तो लगता है कि वो पूरी रिप्रेजेंटेशन है। बिल्कुल सही है। तो अगर कान पे भी पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर स्कैल्प पे कुछ लोग चूज करते हैं, वो स्कैल्प पे करते हैं, तो वो सर पे ही नीडल्स लगाते हैं। ओके ओके। इसी तरह फेशियल एक्यूपंक्चर किया जाता है। बिल्कुल सही। इसी तरह कुछ टेक्निक्स हैं डिफरेंट, जैसे मिरर होता है कि आप बॉडी के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के ऊपर नीडल लगा के ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो हम तो चलें इसके ऊपर तो हम करते हैं कि ये बीमारियों के ऊपर भी और सारे भी बाद में बात करते हैं। आप मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि मरीज की जिस्सामत जो होती है वो इसके अंदर बहुत आप लोग काउंट करते हैं कि एक मरीज है वो काफी जरा हेल्दी है और एक जरा पतला है, तो उसके मुताबिक उसके लिए जो नीडल्स है उसका इंतखाब करना? जी जाहिर है, इसलिए कि अगर हम लोग स्पेशली अगर मेन ऑर्गन्स जो हैं जैसे लंग्स हैं, पेट में मौजूद हमारे ऑर्गन्स हैं, अगर वो टारगेट होते हैं तो वो बहुत एक प्रॉब्लमेटिक हो सकती है चीज, कोई पंक्चर हो सकता है ऑर्गन। ठीक है। इसलिए पेशेंट की सेहत के मुताबिक ही नीडल्स को चूज किया जाता है। अच्छा। पॉइंट्स तो लगाने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे कोई वीक पेशेंट हो, चाहे वो हेल्दी यानी कि जरा प्लस साइज में हो पेशेंट, लेकिन ये है कि नीडल्स को सिलेक्ट करते वक्त इस चीज का ख्याल किया जाता है। और नीडल्स भी मुख्तलिफ अंदाज से लगाई जाती हैं जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर। अच्छा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ परपेंडिकुलर नीडलिंग हो, यानी कि सीधी नीडल अमुदी तो लगाई जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ऑब्लीक भी लगती हैं और बिल्कुल जो है वो स्किन के ऊपर जिसमें सिर्फ स्किन तक ही रहना है, इस तरह की नीडल्स भी लगाई जाती है। डॉक्टर साहब इससे कोई रिएक्ट तो नहीं होता? नहीं। अच्छा, कि मिसाल के रैशेस पड़ गए हैं, क्योंकि अमूमन लोग तो इंजेक्शन से डर जाते हैं। आपने देखा है कि बच्चे हों चाहे खवातीन हो, बंदे तो खैर लगवा लेते हैं, तो उम्मूमन लोग इस पर डर जाते हैं ना इससे कि भाई वो स्किन के अंदर कोई अपना रैशेस पड़ जाए या कोई इस तरह का कोई मामला। नहीं, देखिए अगर तो कोई मटेरियल से सेंसिटिविटी अगर किसी को है तो वो एक अलग चीज है, वरना नीडल की वजह से किसी को किसी किस्म के रैशेस नहीं आते। और जब नीडल लगती है तो एक रिस्पॉन्स होता है बॉडी का कि एनर्जी वहां पर आती है और वहां पर आके काम करती है, जहां आपने पॉइंट लगाया है वहां पर थोड़ी सी रेडनेस होना, लेकिन वो ना तो हीट होती है ना वहां पर कोई इचिंग होती है, कुछ ऐसा नहीं होता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि कौन से अमराज के अंदर ये ज्यादा परफेक्ट काम करता है? देखिए हमारे यहाँ पर बड़ी ये अजीब सी बात है कि लोग बीमार होने के बाद मौलज के पास जाना पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये एक अमूमी जी बिगड़ जाती है तो फिर वो जब कार्डियोलॉजी के डॉक्टर बताते हैं ना कि अब आपने वॉक करनी है, तो फिर पुराने बाबे आपने देखा रेस कोर्स में दौड़ने जा रहे होते हैं, तो उससे पहले उनको कोई हेल्थ की कोई होता ही नहीं, ख्याल ही नहीं होता। बेसिकली एक्यूपंक्चर जो है वो एक प्रिवेंटिव मेडिसिन भी है। अच्छा। यानी कि आप अपने आप को बहुत सी बीमारियों से बचाने के लिए एक्यूपंक्चर से फायदा ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अमराज हो जाए तो उसमें किन अमराज में ये ज्यादा, यानी हम लोग ज्यादा कहते हैं मस्कुलोस्केलेटल जो इश्यूज हैं। अच्छा। पेन है जी, कमर का दर्द है, गर्दन के मोहरों का दर्द है, कंधों का दर्द है,
जिसमें में कुड़ल पड़ते हैं, माइग्रेन का इशू है, अच्छा, फालज हो गया है, बेल्स पाल्सी या जिसे लकवा कहते हैं ऐसा हो गया है, गायनेकोलॉजिकल इश्यूज हैं जिनमें खवातीन में रहम कटल जाना, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। इसमें ये ऑक्यूपंक्चर बहुत जबरदस्त काम करता है। अगर सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स की बात करें तो जैसे गठिया की तकलीफ है, शुगर की तकलीफ है, पेशेंट में थायराइड के इश्यूज हैं, तो इन बीमारियों के लिए बहुत इफेक्टिव है और बहुत जल्दी और बहुत दूरस्थ नताइज मिलते हैं इससे। अच्छा, स्किन सोरोसिस जो है उसके अंदर ये करता है अपना? जी, सोराइसिस में बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए कि ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और ऑक्यूपंक्चर हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। ठीक है, तो उससे सोराइसिस में बहुत इफेक्टिव हम लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज आप मुझे बताएं कि जैसे क्योंकि मैं तो अपने फील्ड के हिसाब से आपसे उस मुताबिक सवाल कर रहा हूँ, तो इलाज में जब हम हिजामा करते हैं ना तो हम उसमें लीवर के भी पॉइंट्स लगा देते हैं जी, ठीक है, क्योंकि इसका जो ताल्लुक होता है वो लीवर से होता है ना। तो मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि इसमें भी इसी तरह से ही करते हैं कि जो नीडलिंग करनी होती है जी, वो स्पेसिफिक पॉइंट्स लगाने थे, तो क्या नीडल के ऊपर भी जो है वो लीवर के ऊपर भी लगाए जाते हैं? नहीं, हम लोग लोकल एरिया पे पॉइंट्स नहीं लगाते। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में ये एक पूरी थ्योरी है, इनकी थ्योरी थोड़ी सी डिफरेंट है। इनके मेरिडियन एंड कोलैटरल्स की एक थ्योरी है जो ये कहती है कि हमारी बॉडी में मौजूद एनर्जी मुख्तलिफ पाथवेज पे ट्रेवल करती है। बिल्कुल सही के रास्ते हैं, जैसे हम लोग सड़कें या रेलवे ट्रैक्स देख लें, इसी तरह से एनर्जी के अपने ट्रैक्स हैं। ऑर्गन्स इंटरनली एक्सटर्नली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनकी एनर्जीज भी एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज होती हैं। जब भी मरीज में किसी किस्म की कोई सेहत के मामले में कोई मसाइल आते हैं तो उस वक्त सिर्फ एक हिस्सा ही इन्वॉल्व नहीं होता, उसके साथ जिस्म के दूसरे ऑर्गन जो है वो अगर कहा जाए हम लोग हाइपोथेटिकली वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो जहां पर उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, उनके जो मखसूस पॉइंट्स हैं उनको सिलेक्ट करके उनको लगाया जाता है। वो लिवर से रिलेटेड भी हो सकते हैं। जब भी स्किन डिजीजेज आती हैं तो हम लोग लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन को भी नहीं भूलते, इसको भी जरूर करते हैं ट्रीट, ताकि बॉडी की जो स्किन सरफेस है उसकी सर्कुलेशन बेहतर हो और वहां पर जो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम आई है वो जल्दी से वहां से रफा हो जाए, वो कंफर्म हो जाए। अच्छा, एक मर्ज स्किन के हवाले से जिसे फुलबेरी कहते हैं हम जी, उसके ऊपर ये कितना इफेक्टिव है? देखिए, पहले हम लोगों ने बर्ड्स पे एक प्रोग्राम किया था, अगर आपको याद होगा। बर्ड्स का इलाज जो है, इसमें जब भी बात की जाती है तो मरीज की ज़हनी सेहत को हमेशा सामने रखा जाता है। बिल्कुल सही। एक तो ये कि उसके ऊपर सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जब उसके टैग्स बनना शुरू होते हैं कि स्किन का कलर जा रहा है। बिल्कुल सही है। तो पेशेंट इसकी वजह से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो होता है मेलिनोफोर्सिस स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वो डिस्टर्बेंस आती है। अब होता ये है कि ये खुद भी देखिए, पिछले कुछ अरसे में फुलबेरी की मर्ज बहुत ज्यादा तेजी से हमें नजर आने लग गया है और लेट एजेस में लोगों को होने लग गई है। पहले कहा जाता था जी बचपन में हो गई, इसको इस वक्त हो गई, इस वक्त हो गई, किसी भी उम्र में लोगों को फुलबेरी हो रही है। ठीक है। इसके साथ हमारे नर्वस सिस्टम का डायरेक्ट एक रिलेशनशिप है। बिल्कुल सही है। जब हम लोग ऑक्यूपंक्चर से पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो हम लोग उनके नर्वस सिस्टम को, माइंड को काम डाउन करने के लिए उनको पॉइंट्स देते हैं और उसके साथ नरिशिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं ताकि इस बीमारी से उनको अफाका हो। बिल्कुल सही है। बाकी जो भी मुतबादल इलाज इसके अलावा वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हम लोग रोकते नहीं हैं। इसमें इसका इफेक्टिव इलाज है? देखिए, ये एक इसमें साथ में मेडिसिन का हाँ जी, उसके साथ हम लोग कुछ मेडिकेशन जो है वो ऐड करते हैं जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आपने जैसे बात की कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं जी, ठीक है, मुख्य बीमारियों के हवाले से हो गए, मुल्की हालात की वजह से हो गए, माली हालात की वजह से हो गए, तो ये एक साइकोलॉजिकली चेंज आती है जी। तो इसके लिए नीडलिंग जो है या एक्यूपंक्चर वो कितना सूटेबल है? बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए, एडिक्शंस के लिए, जिन लोगों में एडिक्शंस होती हैं मुख्तलिफ तरह की, उनके लिए, किसी भी तरह के जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं उनमें एक्यूपंक्चर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो आप चूंकि जानती है कि टेलीविजन पे हम बैठे हैं तो वक्फा लेना भी जरूरी है। तो ख़वातीनो हज़रात, वक्फे का टाइम हुआ है, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पे गए हुए थे, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारे साथ बैठी हैं डॉक्टर यास्मीन कौसर साहिबा जो हमें एक्यूपंक्चर के हवाले से बता रही थी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बात हो रही थी साइकोलॉजिकल इफेक्ट की, तो आपने उसके ऊपर बताया। मुझे सिर्फ ये आप बताएं कि इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो ज्यादा स्कल के ऊपर यूज किए जाते हैं या इसके कोई मुख्तलिफ होते हैं कि नर्वस सिस्टम के कौन सा हिस्सा होता है जहाँ पे इसको लगाए जाते हैं?
देखिए, ये अमराज के साथ मुख्तस किए जाते हैं कि जी किस तरह का मर्ज है और उसका इलाज हम लोगों ने किस तरह से करना है। बिल्कुल सही है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत से डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। बिल्कुल सही। कुछ ऐसे फिजिशियंस हैं जो कि सिंपली सिर्फ स्कैल्प एक्यूपंक्चर करते हैं और सर के ऊपर ही हर तरह के मर्ज के इलाज के लिए पॉइंट्स लगाते हैं। बिल्कुल सही। खास तौर पर फालिज के लिए। बिल्कुल सही। या ज़हनी अमराज के लिए। ऐसे मरीज जिनको इंसोम्निया का इशू है, जिनको बेकाबी का मसला है और उनको नींद नहीं आती, उनमें भी, और जिनमें एंजाइटी बहुत ज्यादा है और उसके लिए। बिल्कुल सही है। और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ कान पे ही करते हैं। अच्छा। ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर, जो इस तरह मैंने पहले कहा कि बच्चा जब मादरी रहम मादर में होता है तो उसकी जो पोजीशन होती है, अगर हम अपने कान को बगौर देखें तो उसी तरह से पोजीशन है। अच्छा। कि कान का लोब सबसे नीचे है, यहीं पर जो है वो बच्चे का सर होता है और इसी तरह से बॉडी जो है वो फोल्ड हुई होती है। बिल्कुल सही। अब कुछ लोग हैं वो सिर्फ इसी पे स्टडी करते हैं और सिर्फ नीडल्स जो हैं वो कान पे लगाते हैं, मुख्तलिफ हिस्सों पे, और मुख्तलिफ अमराज का इलाज करते हैं। जहां तक बात है कि सिर्फ सर पे ही पॉइंट्स होंगे, तो ऐसा नहीं है। अच्छा। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे इसके पॉइंट्स होते हैं। वो सर से पैर तक कहीं पे भी हो सकते हैं, वो कमर पे भी हो सकते हैं, वो पेट पे भी हो सकते हैं। ओके। तो जैसे आपने फालिज की बात की जी, तो फालिज का तो मसला आप देखें ना कि राइट या लेफ्ट पे तो खैर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि हार्ट इन्वॉल्व होता है। तो इसमें तो बिल्कुल ही इंसान का जो जिस्म का हिस्सा है तो बिल्कुल एक आप समझे कि पैरालाइज हुआ होता है। तो उसके अंदर तो बसर के जिसे कहते हैं ना सुई चुभने का एहसास भी नहीं होता। उसके अंदर आप ये बताएं कि ये कैसा है उसके अंदर ट्रीटमेंट, इसको आप किस तरह से देखिए, बेसिकली ये न्यूरोट्रांसमीटर्स पे ही काम करते हैं, नर्वस सिस्टम पे काम करता है एक्यूपंक्चर। ठीक है, हमारे मसल्स पे, नर्वस सिस्टम पे ये काम करता है। जब हम लोग नीडल्स लगाते हैं तो उसको ये देखा जाता है कि पेशेंट की उस साइड पे किस तरह का असर आया है फालिज का। अच्छा। आया पेशेंट वहां पर महसूस नहीं कर पा रहा कि अपने उस हिस्से को हिला नहीं पा रहा। ठीक है। बाजुकात ये होता है कि मोटर सिस्टम जो है, यानी टांगों बाजुओं को हिलाने जुलाने का जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। बाजुकात ये होता है कि वो हिला रहे होते हैं लेकिन उन्हें महसूस नहीं हो रहा होता। अच्छा, उनकी नर्वस स्टेबिलिटी वहां पर होती है। ठीक है। कुछ लोगों में ये होता है कि वो उनके लिम्स जो है वो बिल्कुल लटक जाते हैं और कुछ में अकड़ाव का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल सही। अगर लटक जाते हैं तो उसमें एनर्जी को बहाल करने के लिए न्यूट्रिटिव पॉइंट्स लगाए जाते हैं। अच्छा। जो कि उस पे अपना असर करते हैं और सारा सिस्टम जो है वो पहले से बेहतर हो जाता है और मसल्स की टोन वापस आती है। जबकि जिनमें अकड़ाव हो जाता है वहां पर कोई ना कोई बैरूनी अमल जो है उसकी वजह से ऐसा हुआ होता है जी। तो उसको भी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर करने के लिए पॉइंट्स लगाए जाते हैं और वो उससे बेहतर हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे इलाज बिल हिजामा हम करवाते हैं, सेहतमंद भी करवा सकते हैं, जरूरी नहीं कि बीमार करवाएं जी। बॉडी बिल्डर हजरात करवाते हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्समैन करवाते हैं, आम जो लोग होते हैं वो करवाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो एक्यूपंक्चर है, क्या इसको भी अगर बीमारी हो तो ही करवाना चाहिए या आम बंदा भी इसको करवा, आम लोग भी करवा सकते हैं? अच्छा, करवा सकते हैं जी। किस तरह के? ये एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है, ये एक प्रिवेंटिव तरीका इलाज है। इसमें जैसे हमारे पास स्पेशल एक्यूपंक्चर के लिए खवातीन आती हैं कि लेट 30s में हैं या अर्ली 40s में हैं, तो उन्हें ये है कि स्किन सैग ना कर जाए, बजाय इसके कि रिंकल्स आए और स्किन ज्यादा डैमेज हो जाए, तो बेहतर है हम लोग अपने कोलेजन को कुदरती तौर पर बहाल करने के लिए फेशियल एक्यूपंक्चर करवा लें। बिल्कुल सही। इसी तरह से बहुत से ऐसे लोग जो अपना मसल मास बढ़ाना चाहते हैं तो वो उसके लिए एक्यूपंक्चर करवाते हैं कि हमारी वो एनर्जी जरा थोड़ी सी एक्टिव हो जाए और हम अपना मसल्स को बेहतर कर लें। बिल्कुल सही। अगर कोई बंदा वैसे तो बिल्कुल नॉर्मल है क्लिनिकली, अगर वो अपना सारा चेकअप करवाता है वो ठीक है, लेकिन वो अपने आप को एनर्जी को थोड़ा सा कम महसूस करता है तो वो अपनी एनर्जीज को बहाल करने के लिए भी एक्यूपंक्चर के सेशंस ले सकता है। बहाल करने के लिए भी करवा सकता है जी। गुड गुड गुड, बिल्कुल। तो ये हमारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कि बीमार होने के बाद ही मॉलिज के पास जाना है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा। ये अब हमारे तर्ज जिंदगी की सारी कमियों कोताहियां हैं जिसकी वजह से हम लोग बीमारियों का शिकार भी ज्यादा हो रहे हैं और मॉलिज को हम लोग समझते हैं कि सिर्फ ये किसी बीमारी के होने के बाद के लिए ही मुख्तस है। अच्छा। हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक है। आप मॉलिज के पास अपनी सेहत की बहाली
के लिए भी जा सकते हैं। आप उसके बारे में प्रॉपर्ली गाइडलाइन लेने के लिए जा सकते हैं। कंसल्टेंट्स इसीलिए होते हैं, बजाय इसके कि आप बीमार हो कि अपनी बीमारी को बहुत ज्यादा बढ़ा के आप कहीं पे जाएं। बेहतर है कि अगर आपको अपने इर्द गिर्द के माहौल में लग रहा है कि कोई बीमारी आई है तो आप अपनी सेहत को बहाल रखने के लिए भी नॉलेज का राब्ता करके तो उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, खवातीन के ऊपर हम आते हैं जी। बहुत सारी हमारी जो माए बहनें होती है ना, उनके साथ एक तो आजकल आपने देखा कि PCOS का भी इशू चल रहा है, और बड़ा ही एक आपको पता है कि जिस तरह की हमारी डाइट हो गई है और लोग जो हैं वो नेचुरल को छोड़ के अननेचुरल डाइट्स भी यूज कर रही है, इसमें बहुत इसका मेन किरदार है। तो दूसरा फिर आपने प्रोग्राम के शुरू में कराया कि जो अपना फेशियल नीडलिंग होती है उसके ऊपर भी हम आते हैं। तो उसमें अक्सर ये होता है कि वो बच्चियां जो होती हैं उनके चेहरों के ऊपर जो होते हैं वो पिंपल्स आ जाते हैं, दाग धब्बे आ जाते हैं। तो इसके हवाले से थोड़ा सा जरा डीपली बताएं, क्योंकि बच्चियां माएँ भी परेशान होती हैं, बेटियां भी हमारी परेशान होती हैं, तो अवाम ना सुन रही है तो इससे इस्तिफादा उनको हो। जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि PCOS के लिए हमारी डाइट के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ कितनी ज्यादा उसमें जरूरी है कि उसका भी ख्याल किया जाए। बिल्कुल सही। बेसिकली हमारे जिस्म में जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं वो मैदे तक जाती है, वहां से वो ग़िज़ाइयत कैसे हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है, ये बहुत बड़ा एक फिनोमेना है। जी जी बिल्कुल। और अगर हम लोग अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखें तो हमारी ग़िज़ा बेहतर तरीके से हमारे जुज़्व बदन बनती है। और अगर वो नहीं बनती, जैसे तिब में भी है कि अखलाक जो है उनमें भी जो है वो गैर तबी हो जाती हैं या उनमें भी बिगाड़ पैदा हो जाता है। अखलाक का पूरा निज़ाम है। जी, इसी तरह से है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में भी यही कहा जाता है कि एनर्जी की वो बाकायदा एक पूरी फॉर्मेशन का सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब जब वो डिस्टर्ब होता है तो वो बॉडी में कहीं ना कहीं वो अपनी रिप्रेजेंटेशन देता है। इसी तरह से खवातीन में जो है वो PCOS का इशू जो है वो ज्यादा हो गया है। हम लोग किसी न किसी ऐसे मसले से दो चार हैं, अगर हम सोसाइटी को देखते भी हैं तो हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनसे अमूमी तौर पर तकरीबन हर बंदा दो चार है। बिल्कुल सही। और फिर उनके बारे में डिस्कशंस नहीं की जाती। बिल्कुल सही। और अगर कोई बंदा उसके बारे में जांच कर भी लेता है अपनी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो कैथारसिस नहीं कर पाता कि वो किसी से उस बात को कह पाए। बिल्कुल सही। जब इस तरह के मसाइल होते हैं और बच्चियां खास तौर पे जब वो टीनेजिंग में अपनी बॉडी के हार्मोन्स के चेंजिंग्स की वजह से बहुत सी तब्दीलियों से गुजर रही होती हैं, वो फिजिकल भी होती हैं, वो इमोशनल भी होती हैं। अगर उनको बेहतर तरीके से एड्रेस ना किया जाए, उनकी वालदा है या उनकी फैमिली की कोई और खातून है या उनके करीब मौजूद कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट है, वो अगर बेहतर तरीके से एड्रेस नहीं करती तो उनमें PCOS के इश्यूज ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा। फिर उनको क्रेविंग्स होती हैं कि वो मसालेदार और बाहर के फ्राइड खाने खाएं, प्रोसेस्ड खुराक ज्यादा हो जाती है। अगर ज़हनी सेहत अच्छी हो तो क्रेविंग्स नहीं होती, ये पहली चीज है। बिल्कुल सही। अगर क्रेविंग्स होती हैं फिर उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। बिल्कुल सही बात। तो ये बाद में असरअंदाज होती है, पहले आपकी इमोशनल हेल्थ होती है जो डिस्टर्ब होती है। आप देखना बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जॉब्स करती हैं, फिर वो अपना हॉस्टल्स में रहती हैं, तो आपको पता है वहां पे खाने का कोई प्रॉपर एक तो टाइम भी नहीं होता, खाना भी ऐसा मेयारी नहीं मिलता, तो बाज़ बहुत उन्हें प्रॉब्लम होती है। अब हर बंदा जो है, चाहे अपना बच्चियों की बात नहीं है, लड़के भी आजकल के देखने कि जो ऑफिस वर्क करते हैं वो टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं कि यार बजाय प्रॉपर खाना खाने के अब वो जो है ना जी अपना कोई ऑर्डर कर लेते हैं, कोई पिज्जा ऑर्डर कर लिया, कोई जंक फूड ऑर्डर कर लिया, तो उससे भी बड़े नुकसानात होते हैं। तो PCOS के ऊपर जब ये आप निडल इसकी अप्लाई करते हैं तो इससे क्या इसके कितने % रिजल्ट मिल जाते हैं? इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा। जो मैरिड्स हैं उनको कंसीव करने में बहुत हेल्प मिलती है। मेडिकेशन इज मस्ट जरूरी नहीं होती बात। अच्छा, बहुत से ऐसे एक्यूपंक्चर से भी ये बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो सिंपली एक्यूपंक्चर से हल हो जाते हैं। अच्छा। आप पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, जब उनको आप कामिंग पॉइंट्स लगाते हैं जिससे उनका माइंड काम डाउन होता है तो क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती हैं। जब क्रेविंग्स कंट्रोल होती हैं तो वो एक साइकिल टूट जाता है जिसकी वजह से वो फिनोमेना बहुत तेजी से हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही होती है। जब वो फिनोमेना रुकता है और आपका गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो है वो बेहतर तरीके से काम करता है, आपकी ओवरीज ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करती हैं, तो आपका वो मसला हल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है जी। बहुत आपने खूबसूरत तरीके से इसको आपने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, बाज जो होती हैं खातून, वो उनकी स्किन बड़ी होती है, ड्राई होती है चेहरे की जी, और बाज की बहुत ज्यादा ऑयली होती है, ठीक है ना, तो वो कोई ना कोई उनको मामला रहता है। बाज होती हैं अपना उनको मेकअप बहुत ज्यादा करवाती हैं जी, तो उनके लिए जो फेशियल के हवाले से जो एक्यूपंक्चर होता है ये कितना फायदेमंद है?
ये बहुत ज्यादा फायदा देता है। फेशियल ऑक्यूपंक्चर करते हुए भी जब हम लोग पेशेंट को डायग्नोस करते हैं तो उसमें कुछ मैदे और डाइजेशन के पॉइंट्स लगाए जाते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ नीडल्स में फेस पे लगाई जाती हैं, उसके साथ पेरिफेरल नीडल्स भी लगाई जाती हैं। कुछ मास्टर पॉइंट्स होते हैं, उन मास्टर पॉइंट्स को टारगेट किया जाता है ताकि एनर्जी का फ्री फ्लो पूरी बॉडी में हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी इसके जरिए जो है वो मामला जो होते हैं वो जी और बहुत खूबसूरती से और बहुत तेजी से हल होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आक्यूपंक्चर जो है ये किस एज के से स्टार्ट होना चाहिए और कितनी उम्र तक के बंदे इसको करवा सकते हैं? और देखें, बहुत जो छोटे बच्चे हैं उनमें तो नहीं किया जाता। उसमें फोटोबायोमॉड्यूलेशन थेरेपी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है। अच्छा। उसमें ये होता है कि हम लोग लाइट से मखसूस फ्रीक्वेंसी की लाइट्स होती हैं जिनसे हम लोग वहां पर, जैसे लेजर कह रहे हैं, कोल्ड लेजर्स होती हैं हमारी। अच्छा। कोल्ड लेजर्स जो है वो उन्हीं ऑक्यूपंक्चर पॉइंट्स के ऊपर जो है वो मखसूस वक्त के लिए वहां पर आप लेजर रखते हैं और वहां पर आप वो लाइट वहां पर देते हैं। बिल्कुल सही। तो उससे जो है वो आप इफेक्ट ले लेते हैं। जब बच्चे समझदार हो जाते हैं, ज्यादातर ये होता है 12-13 साल की उम्र से लेके ऑनवर्ड उम्र के किसी भी हिस्से में आप आक्यूपंक्चर करवा सकते हैं, इसके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। उसमें जैसे है ना इलाज में ले जामा के ऊपर जैसे कहते हैं कि 70 साल से ऊपर नहीं करना चाहिए, तो आजकल तो जैसे इम्यूनिटी लेवल है, मैं कहता हूँ कि 65 या 60 to 65 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो आक्यूपंक्चर में भी इसी तरह से ही होता है मामला? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बाजुकात हम लोग 90s में जो पेशेंट हैं उनको भी रिकवर होने में हेल्प आउट कर लेते हैं, इसलिए कि इसमें जो एक थ्योरी है यिन एंड यांग एनर्जी है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के एक सोर्स है, एक सोर्स का एनर्जी में कन्वर्ट होना, ये एक पूरी थ्योरी है। बिल्कुल सही है। तो जब बुजुर्ग होते हैं उनके अंदर जो वो एक एनर्जी जो कुदरती तौर पे एक रिसोर्सेज होते हैं वो कम हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो उन रिसोर्सेज को बैलेंस करने के लिए हमें नजर आता है कि बुजुर्ग हैं, बहुत एजेड हो गए हैं, बहुत वीक भी हैं, इनकी इम्यूनिटी ये इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। अच्छा, यानी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा ये? जी। ओके ओके। अब उसमें होता ये है कि हम देखते हैं कि बुजुर्ग हैं, उनका ब्लड प्रेशर हाई है, वैसे बड़े कमजोर हैं। जब ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं तो उनके पट्टे खिंच जाते हैं और कमजोरी हो जाती है। बिल्कुल सही है। अब ऐसे मरीज में अगर हम लोग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो है वो ऑक्यूपंक्चर के कुछ मखसूस अगर मुस्तनिद मालिज के पास जाएं तो वो पॉइंट्स लगाएंगे तो उससे उनका ब्लड प्रेशर काम डाउन भी होगा, नीचे भी आएगा और पेशेंट अपनी एनर्जी को भी बहाल महसूस करेगा। अच्छा, यानी आपने बताया कि जो 90 वाले जो पेशेंट होते हैं, 80 to 90, वो भी अगर आक्यूपंक्चर करवाएं तो इससे भी एनर्जी बूस्ट करने में जो है बहुत मामून किरदार मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि बाजू का सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट जो है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है। इसलिए कि मैं बहुत ज्यादा पॉइंट्स लगाने के हक में नहीं होती खुद भी, तो मखसूस पॉइंट्स अगर आप पूरी अपनी जो है वो चंद स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, अगर आप उनको लगाएं तो आप ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो करते भी हैं। अच्छा। मरीज को भी तकलीफ नहीं होती और वो जल्दी रिकवर भी होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो बुढ़ापे में तो आपको पता है कि वैसे ही जो जिस्म होता है, जाहिर सी बात है अरूज को जवाल है, बंदा जवान होता है तो सारी बात जवानी होती है जी। और इसलिए अल्लाह ने जो है वो जन्नत के अंदर भी जो है वो इंसान को ताहयात जवानी रखा है जी। तो ये बुढ़ापा सिर्फ दुनिया तक ही महदूद है। तो इसमें जो होती है जो बीमारियां मसलन ज्यादातर जो नॉर्मल रूटीन की होती है, वो मतलब पट्ठों में खिंचाव है, वीकनेस है और असाबी तनाव है, ठीक है, और डाइजेस्टिव के बहुत ज्यादा इशू हैं, तो ये मसलन के आप कह रही हैं कि सारे इसमें इजीली उनके कवर हो जाते हैं? जी, बहुत अच्छे से होते हैं। और मैं यहाँ पर एक चीज और भी बताना चाहूंगी, आजकल हमारे पास गर्दन के मुहरे और कमर के मुहरों की तकलीफ के मरीज जो ज्यादा आते हैं और अमूमी तौर पे भी हम लोग अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं जो इन मसाइल से दो चार होते हैं। अब वो कहते हैं जी स्लिप डिस्क हो गई और डिस्क बल्ज हो गया और इस तरह के मसाइल हो गए, गर्दन के पट्टों को मसला हो गया, उसकी वजह से अपने बाजू में तकलीफ है या टांगों को तकलीफ जा रही है या शैटिक नर्व को प्रॉब्लम हो गया। अब देखें ये सारी इन्फ्लेमेशन जो है हमारी जितनी भी जोड़ या हमारी हड्डियां हैं वो पट्टों के भरोसे ही चल रही होती हैं। सबसे पहले पट्टों में प्रॉब्लम आती है। लोग अपने कर्जे जिंदगी को बेहतर करें, अपने पट्टों की सेहत को बेहतर करें, अपने जिस्म को फ्लेक्सिबल करें। जितनी जिस्म की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी उतने ही आप इस तरह के मसाइल से बचेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास ना बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एक इशू है कॉन्स्टिपेशन का जी, कि बच्चों को भी होती है, जवानों में, बूढ़ों में, ये अमूमन एक ऐसा और 100 बीमारियों की एक जो है ये जड़ है। तो आप मुझे ये बताएं कि हमें तो लोग कहते हैं कि नहीं भाई इसके लिए हम कोई
जुलाब कोई दवाई खाएंगे तो ही उससे जो है हमारी अंदर से आंतें डिटॉक्स होंगी जी, ठीक है ना। तो हमारे पास कहते हैं जी कि इलाज में लजामा में तो ऐसा क्या होता है, या तो हम उनको कहते हैं कि भाई इसके अंदर भी एक स्पेसिफिक पॉइंट है। जैसे मैंने कोई लास्ट प्रोग्राम किया था उसमें मैंने बकायदा नाजरीन को बताया था कि हमारा जो बेली बटन होता है यहाँ से आप पीछे मूव करें तो जहाँ आपका L1 L2 का होता है वहां पे आप उसका अगर पॉइंट लगाएं 4 नंबर का तो जो है, और पेट के ऊपर जो है थोड़ी सी इसकी फायर कपिंग या वो करें तो आप वाशरूम जो है आप रिलैक्स रखें, ठीक है ना, तो वो मामला उसका हल हो जाता है। और ये मेरा आजमाया और बड़ा इफेक्टिव है। कॉन्स्टिपेशन को वाले पेशेंट को हमने मेडिसिन नहीं दी, ऐसे उनको सॉल्व कर दिया। एक्यूपंक्चर के अंदर भी इसके कॉन्स्टिपेशन के हवाले से। हाँ जी, अच्छा, कॉन्स्टिपेशन एक इतना बड़ा मौजू है कि उसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल, ये हमने प्रोग्राम किया भी हुआ है इसके ऊपर प्रोग्राम किया भी हुआ है। मैं सिर्फ आपसे एक बीमारी के हवाले से, क्योंकि कुछ ऐसी स्पेसिफिक बीमारियां हैं ये कि जो ना बंदे का जीना हराम कर देती है जी, ऐसा ही है ना। तो प्रोग्राम तो हम चूंकि उसके ऊपर कर चुके हैं, लेकिन मैं इसमें एक्यूपंक्चर एक जदीद एक चीज है जो लोग पब्लिक में इंट्रोड्यूस हो रही है, तो मैं उस हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि ये इसके लिए बहुत अच्छा इसमें इलाज है। अच्छा, इसमें चाहे बच्चे हों, अच्छा, अब इसमें ये देखें, पहले तो उसी वही रीजन पे काम किया जाता है। एक्यूपंक्चर में एक तो हम लोग ये नीडलिंग करते हैं, एक ना मॉक्सिबेशन टेक्निक है, उसमें हीट भी दी जाती है। नीडल लगा के उसको पीछे से हीट दी जाती है, मॉक्सा स्टिक्स होती हैं जैसे सिगार्स होते हैं। हीट किस चीज की? वो आर्टिमिजिया जो है वो एक हर्ब है जिसकी बने हुए सिगार आते हैं। अच्छा, वो सिगार जो है उससे हीट दी जाती है उनको जला के। तो वो जब पीछे से आप हीट देते हैं तो आप उस पॉइंट को एनर्जी फ्राहम करते हैं जिससे आपके स्टूल्स जो है वो पास होने में हेल्प हो जाती है। ठीक है। अब पहले तो तशखीस की जाती है कि है क्यों। अच्छा, उसके मुताबिक फिर पॉइंट सिलेक्ट करके तो फिर पेशेंट को जो है वो रफ़े हाजत में आसानी के लिए जो है वो पॉइंट्स लगाए जाते हैं। यानी आपको बता दिए कि जैसे मैंने बताया कि हमने पहले वो L1 के ऊपर पॉइंट लगाया। अब देखिए, लोगों का ये कहना है कि शायद कब्ज वही है जिसमें पखाना या तो आता नहीं है, आता है तो सख्त आता है। हालांकि कब्ज की इतनी शक्लें हैं कि पेशेंट को जब हम लोग पूछते हैं कि ऐसे ऐसे तो नहीं है, तो कहते हैं हाँ जी बाजी ऐसे है। बिल्कुल सही। अब उससे जाके फिर उनको खुद को अंदाजा होता है कि मुझे इतने साल से कब्ज है। बिल्कुल सही। बहुत से ऐसे मरीज हैं जिन्हें इनफेक्चुअल अर्ज का पता ही नहीं है कि अगर एक स्टूल कंप्लीटली पास नहीं हो रहा और आराम से नहीं हो रहा और उसको कोई पैटर्न नहीं है तो ये कब्ज की ही शक्लें हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अब उसमें हमारे यहाँ जुलाब और चीजें लेने के हवाले से भी लोग समझते हैं कि कब्ज के लिए बस ठीक है जुलाब आया और उससे ले लिया। हमारे 3 तरह के जो हैं वो हम लोग टेक्निक्स हैं जो यूज की जाती हैं यानी कि अद्वियात के हवाले से भी। एक होते हैं लुब्रिकेंट्स, आंत की खुश्की हो तो लुब्रिकेंट जो उसकी वहां पर जो है वो तरावट करते हैं तो उससे स्टूल पास हो जाता है। एक होते हैं स्टिमुलेंट्स कि आंतें हरकत नहीं कर रही तो उनकी हरकत को बढ़ा दिया जाए, उससे जो है वो स्टूल पास हो जाए। एक होते इरिटेंट्स। बिल्कुल सही। ये जो हमारे यहाँ ज्यादातर लोग जो है वो इरिटेंट्स लेते हैं और उसके बाद फिर पाइल्स का भी शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और फिर एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक खैर एक लंबा टॉपिक है इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला एक्यूपंक्चर इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल हम इसके ऊपर जरूर एक लंबी डिस्कशन आपसे करेंगे। तो आपकी आमद का जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। इंशाल्लाह दोबारा किसी प्रोग्राम में आपको जरूर दावत देंगे। तो ख्वातीन और हज़रात, हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर यास्मीन कौसर साहिबा जो आपको एक्यूपंक्चर के हवाले से अवेयरनेस दे रही थी। एक्यूपंक्चर एक चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक तरीका इलाज है और आपने जैसे उनसे सुना कि 5000 साल पुराना एक तरीका इलाज है। और अब मैंने जैसे कि आपको प्रोग्राम में बताया कि नेशनल काउंसिल फॉर तिब से रजिस्टर्ड नॉलेज भी आगे एक्यूपंक्चर करने का मजाज होगा। लिहाजा इस तरीका इलाज से आप फायदा उठाएं, मुस्तफीद हों, अद्वियात से जितने हो सके जान छुड़ाएं। आपके किचन के अंदर ही आपका इलाज मौजूद है। इस तरह की रेजिमेंटल थेरेपिस्ट को अपनाएं, इससे आप सेहतमंद भी रहेंगे और आपकी सेहत अच्छी भी रहेगी, बीमारियों से बचे रहेंगे। तो इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू, एक नए मेहमान के साथ। तब तक अपने मेजबान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।